हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 425 से 435 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शंस जो हैं निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसमें सेक्शन 425 कहता है हु मे इश्यू वारंट। वारंट को कौन जारी कर सकेगा, कौन वारंट को जारी कर सकता है। तो सिंपल सा बात है कि वारंट या तो मजिस्ट्रेट जारी करे और या तो जज जारी कर सकता है। जज या मजिस्ट्रेट दो लोग वारंट को जारी कर सकते हैं। इसमें कहा गया एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस मे बी इश्यूड ईदर by the judge or magistrate who passed the sentence or by his successor in office। जिसने सेंटेंस पास किया है, जिसने दंडादेश पास किया है, वह मजिस्ट्रेट या जज उस पर वारंट निष्पादन के लिए जारी कर सकता है, मतलब उस पर वारंट जारी कर सकता है। अब सेक्शन 426 कहता है सेंटेंस ऑन एस्केप्ड कन्विक्टेड व्हेन टू टेक इफेक्ट। व्हेन टू टेक इफेक्ट, जो अभियुक्त भाग गया है, जो अभियुक्त भागा हुआ है और सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा, इसके बारे में बात किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब अभियुक्त निकल भागे, सिद्ध दोष को इस एक्ट के तहत या तो मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडादेश दिया जाता है। मतलब कि जब सेंटेंस अगर कोई भागा है, उस भागे हुए व्यक्ति को 3 तरह की सजा यदि दी जाती है। कौन सी? डेथ, आजीवन कारावास या जुर्माना। ये 3 कारावास से अगर उसको दंडादेश दिया जाता है तो पहले से ऑलरेडी वो सजा याफ्ता है और भागा हुआ उसके बाद तो भागे हुए की सजा दी जाएगी। और भागे हुए की सजा अगर इन 3 में से कोई दी जाती है तब फिर क्या होगा उसका? पहली बात कही गई कि अगर वह सजा कठोरतम किस्म का हो, जिसे ऐसा सिद्ध दोष जब वह निकल भागा था, जब वो निकल भागा था वो कठोरतम सजा भुगत रहा था, तो अब जो भागे की जो सजा होगी वो क्या होगी? नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। मतलब उसके साथ साथ चलेगा, जो वो सजा भुगत रहा था उस सजा के साथ साथ ये चलेगा। अगर उसमें इसका सब क्लास 2 में कहा कि अगर कठोरतम किस्म का नहीं है, अगर कठोरतम किस्म का सेंटेंस नहीं है, तब क्या होगा? तो जो सिद्ध दोष है, वो जो निकल भागा था, उसके लिए नया दंडादेश उसके द्वारा अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात शुरू होगा। मतलब जो सजा वो भुगत रहा है, वो भुगतने के बाद जो भागने की सजा दी गई उसको वो भोगेगा। तो इसमें 426 में कहा गया है कि अगर वो कठोरतम भुगत रहा था तो साथ साथ चल जाएगा। अगर साधारण थी तो जब वो सजा समाप्त होगी उसके बाद जो भागने की इन प्रकार की सजाएं दी गई हैं उसे उस पर वो खत्म होने के बाद वो चालू होंगी। अब सेक्शन 427 की बात आती है। इसमें कहे हैं सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस्ड फॉर अनदर ऑफेंस। जो सजा याफ्ता है वो पहले से पूर्व दोष सिद्ध से वो सजा भुगत रहा, तो उसमें क्या किया जाएगा? जो आफ्टर होगा, मतलब पश्चातवर्ती दंडादेश, ऐसे जो बिफोर उसको सेंटेंस मिला था, जो बिफोर सजा मिली थी,
वो साथ साथ भोगा जाएगा। क्या होगा? साथ साथ भोगा जाएगा। ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर जिसके लिए वह पहले दंडावेश हुआ था प्रारंभ होगा। अब किसी को आजीवन सजा मिली हुई है और उस पर दूसरे दोष में, दूसरे आरोप में भी उसको आजीवन सजा मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि आजीवन सजा समाप्त होगी फिर उसके बाद आजीवन सजा शुरू होगी, वो दोनों एक साथ साथ चलेंगी, उसको एक साथ साथ सजा उसको मिलेगी। और अगर ऐसा है तो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले भोग रहा था तो बाद में उसको अगर ऐसी सजा मिल गई तो दोनों साथ साथ चलेंगी। अगर साधारण थी तो फिर वो समाप्त होने के बाद दूसरी सजा उसकी स्टार्ट होगी। सेक्शन 428 कहता पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई सजा, जब कोई अभियुक्त पकड़ा गया और पकड़ करके उसको जेल में निरुद्ध कर दिया गया, निरुद्ध करने के बाद में जितने दिन वह जेल में रहा, जितने दिन वह जेल में रहा, वह पीरियड जो सजा दी गई, सजा के पीरियड में से वह डिडक्ट कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी, उसको घटा दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि मान लेते हैं कि कोई अभियुक्त है, वो पकड़ करके जेल में 7 महीने तक रहा, उसका ट्रायल शुरू हुआ और उसको 5 साल की सजा दे दी गई। तो 5 साल में से उसके 7 महीने जो ऑलरेडी वो जेल में रह चुका है वो उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। ये बात सेक्शन 28 में कही गई। अब सेक्शन 429 में कहा सेविंग। सेविंग क्या होगा? जब जुर्माना कारावास के अतिरिक्त मुख्य दंडादेश या अतिरिक्त मुख्य दंडादेश भोगना है, तब जुर्माना देने के व्युत्क्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय तब तक क्रियान्वित न किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति अतिरिक्त दंडादेश या दंडावेश को भुगत ना चुका हो। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसको जुर्माना पर है, जिसको जुर्माना देना है, मतलब when an award of imprisonment is deferred of payment of a fine is annexed to a substantive sentences of imprisonment and the person undergoing further substantive sentences of imprisonment, effect shall not be given to the award of imprisonment in default of payment of the fine until the person has undergone the further sentence or sentences। तो इसमें कहा गया कि अगर किसी को जुर्माना, सपोज करते हैं किसी पर 5,000 का जुर्माना किया गया और 5,000 का जुर्माना वो नहीं दे पा रहा है, तो जो उसके बदले में सजा दी गई है, तो जब भी वो सजा भुगत चुका है उसके बाद में उसकी सजा तब समाप्त होगी जब उस जुर्माने की भी सजा भुगत चुका होगा। अब बात आती सेक्शन 430 की रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें कहा गया कि अगर दंडादेश के निष्पादन पर वारंट लौटाया जाएगा। अब ये क्या हो गई? When a sentence has been fully executed, मतलब पूरी तरह से उसकी सजा भुगत चुका है, the officer executing it shall return the written warrant to the court from which it is issued with an endorsement under his hand certifying the manner in which the sentence has been executed। जो उसको जारी किया गया था, जो उसको वारंट जारी किया गया था, उस वारंट के बैक पर वो सर्टिफाइड रीजन लिखते हुए वह कोर्ट को वापस करेगा वारंट को कि उसकी सजा पूर्ण हो चुकी है और वह सजा जितनी उसको दी गई थी उतनी वो काट चुका है। तब उसका वारंट उसको मुहर और हस्ताक्षर और प्रष्ठांकित करते हुए उसको वापस किया जाएगा।
सेक्शन 431 कहता है मनी ऑर्डर्ड टू बी पेड रिकवरेबल एज ए फाइन। इसमें कहा गया कि जिस धन का संदेह है उसका आदेश दिया गया है, उस पर वो जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है। अब कैसे वसूल किया जाएगा? वह इस तरीके से वसूल किया जाएगा कि जैसे कि उसने जुर्माना दिया, जैसे कि वह जुर्माना वसूला जाता है। अब इसमें कहा एनी मनी अदर देन ए फाइन, मतलब जो फाइन नहीं है वो अलग से धन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पेबल बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस कोड एंड द मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ विच इज not otherwise exclusively provided for shall be recoverable as if it were a fine। जैसे कोई दूसरा धन है और उसको रिकवरेबल रिकवर कराना है, तो वो रिकवरेबल इसमें 431 में कह दिया गया कि वो उसी तरह से रिकवर कराया जाएगा वो धन जैसे कि वो जुर्माना को रिकवरी कराई जाती है, उसी प्रकार से उसका रिकवरी भी होगी। अब सेक्शन 432 में कहा गया पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। इसमें जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और वह उसकी सजा को माफ करने के प्रावधान के बारे में यहाँ के बाद से सेक्शन बताए गए, तो 432 में कहा यदि स्टेट गवर्नमेंट या सरकार शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर जिन्हें दंडादेश व्यक्ति स्वीकार करे, उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन या जो दंडादेश उसे दिया गया है उसका पूरे का या उसके किसी भाग का परिहार कर सकती, समाप्ति कर सकती है। ये बात क्या होती है? किसी को सजा दी गई है, अब सजा भुगत रहा है, सरकार ने उस पर कोई नियम कानून लगाए या उसके ऊपर कोई शर्तें रखी और उन शर्तों पर वो स्वीकार कर लेता है, उन शर्तों को स्वीकार कर लेता है। अगर उन शर्तों को स्वीकार कर लेता है तो उसके दंडादेश को माफ किया जा सकता है। इसमें सरकार को पावर दे दिया गया। 432 में कहा व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम विदाउट कंडीशंस or upon any conditions which the person sentenced accepts, suspended the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced। अगर सरकार चाहेगी तो वह उस सजा को माफ कर सकती है, कुछ माफ कर सकती है, पूरी माफ कर सकती है, उस पर अपने शर्तें रख सकती है या बिना शर्तों के भी माफ कर सकती है 432 के तहत। अब सेक्शन 433 में कहा पावर टू कम्यूट सेंटेंस। मतलब जो दंडादेश दिया गया उसको कम करना, लघुकरण करना, उसको कम करना, ये पावर 433 में कहा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो वो क्या कर सकती है। नंबर 1, अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जो मृत्यु दंड की सजा दी गई है, फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पेनल कोड। आईपीसी के तहत उसके जो अन्य कोई कम सजा होगी उसमें उसको बदलने का पावर है। दूसरी बात कहा ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, अगर उसको आजीवन कारावास दिया गया है तो फिर आईपीसी के तहत वो 14 ईयर से कम की सजा उसको दे सकता है। बात कही ए सेंटेंस ऑफ रिजोरियस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस्ड और फॉर फाइन। जो साधारण कारावास है उसको फाइन में बदल सकती है और फाइन में बदल करके उसको खत्म कर सकती है। एंड सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर फाइन, अगर उसको साधारण सजा दी गई है तो उसको जुर्माने पर छोड़ सकती है। तो इसमें जो सरकार को वो सजा का लघुकरण का भी प्रावधान दिया गया कि सरकार चाहेगी
तो उस सजा को कम भी कर सकती है। सेक्शन 433A में अमेंडमेंट में कहा गया कि रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स टू रेमिशन आर कम्युनिकेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में छूट या लघुकरण जो शर्तें हैं उनका जो है रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंधित है कि उनमें उनको नहीं कम किया जा सकता है। जैसे 432 में अभी हमने कहा कि कुछ चीजें हैं जो सरकार उसमें से कर सकती है। अब इसमें कहा कि ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, जिसको मृत्यु दंड दिया गया, अब उसको कहते हैं कि माफ कर सकते हैं, तो उसको सरकार को पावर नहीं है। अब उसमें क्या मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है। अगर लघुकरण किया गया है, अब लघुकरण के बाद उसको खत्म करना तो वो पॉसिबल नहीं है। वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो। अब आजीवन कारावास में 14 वर्ष का कारावास, तो जब 14 वर्ष का जब उसको मृत्यु दंड दिया गया और सरकार ने एक बार उसको उसकी जो सजा है उसको लघुकरण किया, मतलब आजीवन कारावास में बदला, अब आजीवन कारावास को वो खत्म नहीं करेगा क्योंकि एक बार उसने उसको चेंज कर लिया। अब उसको तभी वो खत्म होगा जबकि वो 14 साल की सजा काट चुका होगा। अब सेक्शन 434 कहा करंट पावर ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस, जब मृत्यु दंड की सजा केंद्र सरकार के समीपवर्ती होती तब उसमें से क्या बात कही गई कि धारा 432, अभी सरकार को 432 में माफ करने की पावर दे दी गई और 433 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां जो उसको पावर दिए गए मृत्यु दंड की दशा में केंद्र सरकार द्वारा भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को प्रयुक्त कर सकती है वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वही पावर दिए गए जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई कि सजा को लघुकरण कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है। वही चीजें 434 में सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। अब 435 की बात आती है। 435 में कहा गया स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट अल्टर आफ्टर कंसल्टिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, पहले स्टेट गवर्नमेंट को दी गई फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। अब 435 में कहा कि दोनों कंबाइंड होकर के, दोनों एक दूसरे से सलाह मशविरा करके उसमें से सजा को कम कर सकते हैं या सजा को समाप्त कर सकते हैं। अब इनमें से कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं और स्टेट में काम कर रहे हैं तो स्टेट की अनुमति और सेंट्रल की दोनों की मिल करके करेंगे, जिसका अन्वेषण जैसे कहा which was invested by Delhi Special Police Establishments constituted under the Delhi Special Police Establishments Act 1946, 25 of 1946 or by any other agency empowered to take investigation into an offence under any central act other than this code। जो सेंट्रल एक्ट है या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, ऐसे में से कोई आरोप सिद्ध हो जाता है और वो आरोप स्टेट के अंतर्गत किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके उसकी सजा को समाप्त कर सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं। जिसमें केंद्र सरकार किसी संपत्ति का दुर्विनियोग या नाश का नुकसान अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नष्ट किया है और स्टेट में है वो, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं और स्टेट में उनको लगाया गया स्टेट में और सेंट्रल की या स्टेट की प्रॉपर्टी को या व्यक्तियों को या आरोप कोई ऐसा काम करते हैं जिसपे आरोप सिद्ध हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे की सलाह करके उसकी सजा को कैसे कम करेंगे, खत्म करेंगे, उसके बारे में सेक्शन 435 बताता है। अब इसमें से सेक्शन 425 से 435 तक क्लियर हो गए होंगे कि क्या सजा स्टेट गवर्नमेंट को कैसे माफ कर सकता है, सेंट्रल कैसे माफ कर सकता, दोनों मिल करके कैसे माफ कर सकते हैं, इनके बारे में बताया गया। अब चैप्टर 33 जो हमारे प्रोविजंस टू बी बेल एंड बॉन्ड, जो बेल बॉन्ड के लिए है, बेल एंड बॉन्ड, बेल कर में बॉन्ड जो पेश करने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।